साल बाद भी मिलोगे और आप उनको बोलोगे कि बाबा साहब आपने 10 साल पहले ऐसे ऐसी किताब पढ़ी थी, इसमें से 125 नंबर का पेज है, इसमें से दूसरा पैराग्राफ है, बता। 2 मिनट का वहां से वो पैराग्राफ आपको बता। इतनी बुद्धिमत्ता प्रगल्भ। फिर बाबा साहब को कोई आदमी पूछता था कि ऐसे इतनी बुद्धिमत्ता आपने कैसे बनाई? बाबा साहब बोलते कि इसके लिए मैंने प्रयास किए, प्रयत्न किए। और प्रयत्न भी कैसे? बाबा साहब उनकी परिस्थिति बताते हैं उस आदमी को, किसको? नानक चंद्र रत्तू जी, जो उनका प्रथम पीए था, उसको बताते हुए बाबा साहब बोलते हैं कि ये मैंने निर्माण किया है ऐसी बुद्धिमत्ता। और क्यों? क्योंकि मेरी परिस्थिति नहीं थी। मेरे पिताजी, मेरे बहनों के दादाजी ने गहन सोनार के पास देके मेरे लिए किताब लाते थे, वो मैं पढ़ता था। और पढ़ते समय ऐसा पढ़ता था कि भविष्य में ये किताब मेरे हाथ में आएगी या नहीं आएगी ये मुझे पता नहीं था। इसलिए पहले बार ही ऐसे पढ़ो कि जीवन में दूसरी बार उसको पढ़ने की क्षमता। मतलब पहली बार ही वो किताब ऐसे पढ़ते थे कि जीवन में दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हो रही थी। हमारा संकल्प भी हमें वही सिखाता है और हमारी जो जीवन गाथा है, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं और हम जो करने का उद्देश्य रखते हैं 12 के बाद या आने वाले समय में, हमने उन महापुरुषों में से एक महापुरुष की ये जो संघर्ष गाथा है वो हमारे जीवन में भी उतारने का प्रयास हमने करना चाहिए। क्योंकि जब बाबा साहब की 10वीं के लिए सातारा से बंबई नहीं जा सकते थे, जैसे बोर्ड के एग्जाम तब होते थे, तब बाबा साहब का भी बोर्ड का एग्जाम था। राम जी जो उनके पिताजी थे वो उनको मुंबई लेके गए। कौन? सिर्फ भीमराव और राम जी। रहने की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी भाड़े से रूम कर दी। एग्जाम के लिए भीमराव जाते थे, राम जी एग्जाम होने तक उनका खाना वगैरह बना के रखते थे। उधर से आने के बाद, एग्जाम से आने के बाद भीमराव खाना खाने बैठते थे। खाना खाने के बाद फिर से पढ़ाई के लिए अगर जाते थे तो पिताजी को बोलते थे कि पिताजी आपका खाना। पिताजी बोलते थे आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगा, ठीक है। दूसरे दिन भीमराव फिर एग्जाम देने चले गए। दूसरे दिन वापस आ गए, पिताजी ने खाना बना के तैयार रखा था, खाना खा लिया। फिर वह पिताजी को पूछते पिताजी आपका खाना? पिताजी बोलते कि आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। तीसरे दिन भी ऐसे ही घटना घटी। एग्जाम दे के आ गए, खाना खा लिए। पिताजी को पूछते आपका खाना? पिताजी बोलते आप खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। भीमराव सोचते कि मैं 3 दिन से मेरे पिताजी को बोल रहा हूँ कि आपका खाना कहाँ पे? पिताजी बोलते आपका खाना खाने के बाद मैं खा रहा हूँ। और भीमराव देखते हैं कि उस टोकरी में भीमराव ने खाना खाने के बाद उस टोकरी में रोटी ही नहीं बचती। तो मेरे पिताजी 3 दिन से क्या खा रहे? तो पिताजी को सवाल पूछते हैं कि आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? जब मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद मैं आपको पूछता हूँ कि आपका खाना किधर है, आप बोलते हो कि तुम्हारा होने के बाद मैं खाऊंगा। जब टोकरी में रोटी ही नहीं बचती तो आप क्या खाते हैं? क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको तकलीफ नहीं होती? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भीमराव को उनके पिताजी बोलते हैं कि इस रोटी की वजह से या रोटी के कारण मेरी भूख पूरी होने वाली नहीं है। मेरी भूख तो तब पूरी होगी जब मेरा बेटा इस देश का एक महान विद्वानों से गिना जाएगा। और मेरी भूख तब पूरी होगी जब मैं मेरे बेटे को देखते समय मेरी गर्दन ऊंची करूं। और मेरी भूख तब पूरी होगी जब मेरे बेटे का नाम पूरे देश में गूंजा जाएगा। भीमराव, मेरी भूख इस रोटी के कारण नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे और देश का जो हमारा समाज है उस समाज को एक नई राह दिखाओगे, तब मेरी भूख पूरी हो जाएगी। एक पिताजी की प्रचंड प्रगल्भ ऐसी कल्पना थी कि एक बच्चा मेरा बड़ा होना। इसके पीछे की कहानी वो आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि 10वीं में थे, 10वीं में एक पिता ऐसा सोच रहा है, उसके पीछे भी एक कहानी थी। और वो कहानी हर एक व्यक्ति में समझना चाहिए। मैंने जो किताबें लाई है वो पढ़ो। विशेषता 10 के बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता ऐसे बन गई है कि वो किताब को समझ सकते हैं।
तो 10 के बच्चों को मैं विशेष ऐसे विनती करता हूँ कि जो जो किताबें हमने इस साल लाइब्रेरी में बुलवाई है उनको पढ़ो, समझो और समझने के बाद मुझे भी थोड़ा बताओ। इस आशा के साथ बोलने के लिए तो 1-1.5 घंटा ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इन महापुरुषों के ऊपर बोलते समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदा आदमी हूं मिल रहा हूं। तो जिंदा आदमी होना एक अलग महसूस करने के समय, वरना वहां पे बैठने के बाद ऐसा समझ गया है। तो ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे। उद्देश्य यही है कि जो कार्यक्रम जो प्रोग्राम हम लेते हैं उस प्रोग्राम से हमने कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और सीखते समय जो कुछ अच्छाइयाँ हम यहाँ से मिलती है वो अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। यही आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। ये उद्देश्य के साथ मैं यहीं पे रुकता हूँ, अपने विचारों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद शरद सर, आपने आज के इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रास्ताविक के रूप से अप्रास्ताविक के रूप से अपने विचार रखे और आज के दिन का जो महत्व है वो सबको बताया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान, और जिसने इसको पढ़ लिया है वही है सबसे बड़ा विद्वान। આના પછી मैं કિંજલ બમનિયાને गुजराती भाषण માટે आमंत्रित करता हूं। किंजल अपने भाषण के साथ प्रस्तुत। आदरणीय प्राचार्य महोदयजी, शिक्षकगण અને વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌને શુભ સવાર। રાષ્ટ્રીય સંવિધાન દિવસ વિશે બોલવાનો આનંદ મેળવવો એ મારા માટે સન્માન અને વિશેષતા છે। રાષ્ટ્રીય બંધારણ દિવસ 2015 પહેલા ક્યારેય ઉજવવામાં આવ્યો ન હતો। ડોક્ટર બી.આર. આંબેડકરે 25મી નવેમ્બર 2015 ક્યારેય ઉજવવામાં આવ્યો ન હતો। ડોક્ટર બી.આર. આંબેડકર 26મી નવેમ્બર 2015 રોજ તેમનો 125મો જન્મદિવસ હતો, જે ભારતમાં બંધારણ દિવસે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ દિવસને રાષ્ટ્રીય ધ્વજા બનાવી હતી। 15મી ઓગસ્ટ 1947 ભારતની આઝાદીની તારીખ છે। આપણે 26મી જાન્યુઆરીએ પ્રજાતંત્ર દિવસ ઉજવીએ છીએ, કારણ કે તે જે સમયે ભારતીય બંધારણ અમલમાં આવ્યો હતો। ભારતનું બંધારણ ભારતીય ઇતિહાસનું ઉત્પાદન હતું। બંધારણીય સભામાં 20 ક્ષેત્રોને પ્રતિનિધિઓને મતદાન કરવા આપ્યું હતું। 4 નોંધપાત્ર સભ્યો હતા: ડોક્ટર બી.આર. આંબેડકર, જવાહરલાલ નહેરુ, બી.એન. રાવ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ। બંધારણ સભા દ્વારા 166 દિવસની બેઠક પછી બંધારણ અપનાવવામાં આવ્યું હતું। 24 જાન્યુઆરી 1949ના રોજ બંધારણ સભામાં સભ્યોએ હિન્દી અને અંગ્રેજી 2 નકલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા। ભારતીય બંધારણ 26 જાન્યુઆરી 1949ના રોજ અમલમાં આવ્યું અને દેશનો સર્વોચ્ચ કાયદો બનાવ્યો। આ મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગની યાદમાં ભારત દર વર્ષે બંધારણ દિવસ ઉજવે છે। આ દિવસે ડોક્ટર બી.આર. આંબેડકરનો પણ યાદ કરવામાં આવે છે। બંધારણીય રીતે ભારત એક લોકશાહી, સમાજવાદી, બિનસ્વાર્થપર અને સાર્વભૌમિક પ્રજાતંત્ર છે। ન્યાય, સમાનતા અને સ્વતંત્ર બાંયધરી ઉપરાંત આ બંધારણ ભારતીયોમાં લઘુત્વને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે। સરકાર માળખું, પ્રક્રિયા અને સત્તાઓ માટે માર્ગદર્શક સંવિધાન સ્થાપિત કરવામાં ઉપરાંત ભારતનું બંધારણ મૂળભૂત અધિકાર, કેન્દ્રીય સિદ્ધાંતો અને નાગરિકોનો તેમના દેશ પ્રત્યેનો ફરજો નક્કી કરે છે। અહીંયા હું મારા શબ્દને વિરામ આપું છું। જય હિન્દ, જય ભારત। धन्यवाद किंजल। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में तुमने अपने विचार रखे। संविधान बनाने के बाद भारत का लोकतंत्र जो है मजबूत होने में सबसे बड़ी भूमिका रही थी, वह संविधान की थी। भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत, और हमें सबको संविधान के सभी बातों को जो है पालन करना चाहिए। वर्तमान समय गुजरात में चुनाव है, हमें यह भी बात ध्यान रखना चाहिए, जो धर्म को संविधान से ऊपर बताते हैं, जो धर्म के नाम पर तुमको लड़ाते हैं, जो धर्म के नाम पर वोट बनाते हैं,
उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और हमें संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं, उनका भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। इसके बाद मैं कुमारी आयुषी को क्लास 8 भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। सुप्रभात माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को भारत के संविधान